हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मुकेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन की राज्य व्यवस्था की पुस्तक। इस पुस्तक को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं ताकि हम सभी आने वाली आगामी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा एवं झारखंड सीजीएल इत्यादि समस्त परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो। चलिए हम लोग अब इसकी शुरुआत इस पुस्तक के प्रथम अध्याय से करते हैं, जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। इस पुस्तक के माध्यम से हम इसके सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। इसके दो खंड हैं। भारत का संवैधानिक विकास का दो खंड हैं। इसके पहले खंड का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जिसका काल 1773 से 1853 है। दूसरा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जिसका काल 1858 से 1947 है। हम लोग सबसे पहले कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम को देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण नोट्स को देखने वाले हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बोरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसके प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंध किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में था, द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एक अधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य
जो कि चौथा सदस्य था, को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। आइए हम लोग इसके प्रश्न कोश को देखते हैं, जिसका प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी केवल एक, ऑप्शन ए। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हम लोग डायरेक्ट व्याख्या देखते हैं। नियामक अधिनियम, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, 1773, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पिट्स का भारत अधिनियम 1784, इसके अंतर्गत नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। चार्टर अधिनियम 1813, इसके तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। तथा चार्टर अधिनियम 1833, इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, पहला 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत, तीसरा प्राच्य विधि एवं आंग्ल विवाद। ये तीनों। आइए हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, जिसके लॉर्ड बेंटिक भी बोलते हैं, 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल यानी एंग्लिसिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे। भारत में आंग्ल अर्थात एंग्लिसिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य
यानी ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज अर्थात क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल 1 और 2। आइए व्याख्या देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा अर्थात समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेष कर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 7वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ऑप्शन ए अर्थात चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था, किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अर्थात कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। आइए हम इसके दूसरे खंड को देखते हैं, अर्थात जिसका शीर्षक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इसके तहत हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया।
भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना था। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, अर्थात इसमें सबसे पहले प्रथम भारतीय शामिल हुए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे।
जिसमें हम लोग प्रथम क्वेश्चन को देखेंगे। तो मेरा प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो गया बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आइए व्याख्या को देखते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश में भारत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? उत्तर हो गया बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो उत्तर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर हो गया बी, 1937। अर्थात भारत शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935, और ये हुआ था भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को। तो भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1937 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो द्वैध शासन स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित विषय, यानी आरक्षित रिजर्व और हस्तांतरित ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं या विशेषता है? तो इसका उत्तर सी हो गया, केवल 1 और 3। केवल 1 और 3, अर्थात प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919
ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध अर्थात ड्यूल शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला श्रेणी था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत ने प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो इसका उत्तर होगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ये झारखंड पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर विकल्प डी किया गया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं, अवधि जिसका प्रथम बैठक से 5 वर्ष ये कहलाता था, तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन, जिसको केंद्रीय विधानसभा बोलते हैं, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, इसका अवधि क्या है? तो प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 था, जिसको 102 निर्वाचित प्लस 44 मनोनीत, तथा फिर 145 में 45 से 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराबर से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचन होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 एक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई।
दूसरा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। इसका व्याख्या देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं? तो पहला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा क्या है? तो भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ये यूपी आरओ और एआरओ परीक्षा के प्री में 2021 में पूछा गया था। आइए हम इसके व्याख्या को देखते हैं। तो भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा यानी आईसीएस बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। सबसे पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में हुआ। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो सही उत्तर का चयन कीजिए या नीचे दिए कूट से कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और सी। ये आरएएस और आरटीएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका, जिसको केंद्रीय विधानसभा बोलते हैं, का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में किया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। किससे प्रेरित है? तो ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। सत्रह नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। सी यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। डी इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। उत्तर बी होगा, अर्थात अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी 1935 के अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। उन्नीस के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात देश के लिए लिखित संविधान। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में
स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो देश के लिए लिखित संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित है। चौबीस नंबर क्वेश्चन कहता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन ए होगा जो कि सही उत्तर है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। पहला क्या है? तो संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा भारत से किस अधिनियम के तहत अलग हुआ? तो इसका उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। आज हम लोग चैप्टर 1 को समाप्त कर दिए और कल हम लोग भारतीय संविधान एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।